बुधवार का दिन और वो भी एक्सपायरी के महीने की एक्सपायरी के पहले वाला बुधवार, एक दिन पहले जाना जाता है बड़े एक्शन के लिए। तो तैयार हो जाइए 2 दिनों की तेजी के बाद एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां नतीजों का पूरा एक्शन और बाजार भी है जबरदस्त मूड माहौल में। तो आइए शुरुआत के बाद किस तरफ बढ़ेंगे और क्या रहेगा आज का एक्शन और क्या करें कल की तैयारी, रहेगा खास फोकस इसी पर। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, अब तो आदत चली गई है सर वेडनेसडे को काम करने की। आज सुबह उठा तो लग रहा, आशा कर रहा था कि एक और छुट्टी हो जाए। तो आदत नहीं है, बट एक्सपायरी से पहले वाला दिन है तो बड़े एक्शन का इंतजार रहेगा सर। बिल्कुल सीरियसली दीप, और बड़े लंबे समय बाद एक पूरे 5 दिनों का ट्रेडिंग हफ्ता, फुल फ्लेज ट्रेडिंग वीक, और वो भी एक्सपायरी के हफ्ते में, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में आपके सामने। तो आइए इस बड़े दिन की करते हैं शुरुआत, देख लेते हैं एक्शन कहां कहां है। आज की बड़ी बातें देश भर में फिर से एक वो खबर जो आप देखना सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो हकीकत है। 3,63,000 मामले सामने आए हैं कल कोरोना के, और जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। डाउ सपाट रहा है उम्मीद के मुताबिक। नेस्डेक ने इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाया, तो एसएनपी, डाउ, नेस्डेक बारी बारी से रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं एक के बाद एक। एक्सिस बैंक और ब्रिटानिया समेत वायदा कारोबार की कई कंपनियों के नतीजे कल जो बाजार बंद होने के बाद आए, और ज्यादातर अच्छी तरफ है। इन पर आज एक्शन आपको दिखेगा। सुबह 10:30 बजे आज कैबिनेट की अहम बैठक भी होने वाली है। इसके अलावा कई और बैठक है। महाराष्ट्र में भी आज कोरोना की स्थिति पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक होगी। तो ढेर सारा एक्शन है बाजार में भी और बाजार के बाहर भी। दीप, बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के बाजार के एक्शन के लिए सर, और इन सभी बातों पर आपके राय भी जाननी है। पर ये जो कोरोना के मामले फिर से बढ़कर आए हैं सर, ये कितनी बड़ी चिंता हो सकते हैं? वैसे तो आज से सबके लिए रजिस्ट्रेशन खुल रहा है वैक्सीन का, 1 तारीख से वैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएगा सबको। पर ये जो रिकॉर्ड नए मामलों में उछाल दिखा है, ये कितनी बड़ी चिंता फिर से बन सकता है सर? चिंता की बात है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। और कल जब हम बात कर भी रहे थे कि अचानक से मामले काफ़ी कम आए हैं, और स्पेशली मुंबई महाराष्ट्र में मामले घटते हुए दिखे हैं, देश भर में भी घटते हुए नजर आए, तब हम यही बात कर रहे थे कि अब ये पता नहीं टेस्टिंग कम होने की वजह से हो रहा है या फिर वाकई में मामले घट रहे हैं। और अगर आप देखें तो कल के मामले वापस से डराने वाले हैं, यानी कि सिचुएशन अब भी ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है मुंबई महाराष्ट्र में थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखी, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में अभी भी स्थिति बहुत खराब है, और अभी भी लोगों को मेडिकल सर्विसेज मिलने में बहुत मुश्किल आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑक्सीजन मिलना, बेड मिलना, हॉस्पिटल में मेडिकल सर्विसेज मिलना, मतलब एक वो कहते हैं कि अब ऐसी सिचुएशन है कि आपने पिछले जन्म में शायद कोई बहुत अच्छे काम किए हों तो आपको अस्पताल में एक बिस्तर मिल जाए, वैसी वाली हालत है, और बहुत बुरा हाल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये जो मामले फिर से बढ़कर आए, ये अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो एक थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, लेकिन जैसा हम कह भी रहे थे, आप भी ये बार बार कहते हैं कि जनरली वीकेंड पर जो टेस्टिंग होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आमतौर पर शनिवार रविवार को हो सकता है, वजह जो भी हो, लेकिन वो टेस्टिंग थोड़ी सी कम होती है, और उस वजह से आपको सोमवार मंगलवार के आंकड़े थोड़े से कम दिखते हैं। आजकल तो टेस्टिंग के लिए भी आपको 2-2, 3-3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है, उसके बाद 2-2, 3-3 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आती है। तो एग्जैक्टली डे ऑन डे मतलब तस्वीर का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, लेकिन इतना अंदाजा तो हमें लग ही सकता है कि लगातार पिछले 7-8 दिनों से 3 लाख से ज्यादा मामले आते हुए दिख रहे हैं। फिर से 3,63,000 का मामला है, ये किसी तरह से कोई राहत देने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं भले ही बड़े तौर पर ना, लेकिन बाजार इसे नोटिस जरूर करेगा दीप। और ऊपरी स्तरों पर आपको थोड़े दिमाग में ये बात रखनी ही पड़ेगी कि अचानक से भगवान न करे। मैं सिर्फ एक आपके सामने तस्वीर रखता हूं कि कल सुबह हम जब ट्रेडिंग की शुरुआत करें, 3 दिनों की अच्छी मजबूती के बाद पता चले कि कल एक्सपायरी के दिन अचानक से आपके सामने एक ऐसा फिगर जो आप ना सोचें, 4 लाख का पहली बार, उसके आसपास का वो दिखे तो अल्टीमेटली कोरोना को देखकर आंख बंद नहीं कर लेनी है। कोरोना के मामले निपटेंगे, खत्म होंगे, उसके लिए जो कॉन्फिडेंस आपको 14,250, 14,300 पर होना चाहिए वो हमने दिया, लेकिन वही कॉन्फिडेंस आपका 14,800 पर नहीं हो सकता कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं। तो मैं बहुत सिंपल एक ही सेंटेंस में बात कहना चाहता हूं कि कोरोना के जो ये कल के आंकड़े आए, ये आपको सतर्क और सावधानी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अभी बेच दें, यू टर्न ले लेगा बाजार, आज ही टॉप बना देगा, वो बात हो ना हो, लेकिन इन मामलों के दम पर, इन आंकड़ों के दम पर आपको ऊपर बढ़ने में
और टिके रहने में मुश्किल आएगी। इतनी बात समझ लीजिए। तो आपको सिंपल ये करना है कि अपने लेवल से खरीदारी करना है, अच्छे लेवल्स मिले वहां प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार करना है। तो 2 दिनों तक लगातार हम जो एक तरफा ट्रेड की बात कर रहे थे दीप, के बिल्कुल आराम से खरीदिए, आंख बंद करके खरीदिए। आपका बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आज उस स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव मैं करने जा रहा हूं, और वो बदलाव ये है कि आज आपको दोनों तरफ के मौके ढूंढने, नीचे में खरीदारी करनी है तो ऊपर में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है और बिकवाली भी करनी है, और वापस से हम अगर करेक्शन आता है तो फिर से एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक तरफा तेजी से हम बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। इस बैलेंस होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कोरोना का नंबर नहीं है जो आपने पूछा। ये तो आपने पूछा इसलिए मैं कोरोना के आंकड़ों से शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन कुछ और आंकड़े भी हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि ऊपर के लेवल पर आपको क्यों प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो इन दोनों का 2-3 आंकड़ों का मैं मिश्रण करके आपको बताने वाला हूं। उसमें पहला ये है कि कोरोना के ये बढ़ते हुए आंकड़े बाजार का मूड थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं। इसकी संभावना है और उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जी दीप। क्लियर है सर। तो कोरोना की चिंता अभी गई नहीं है और ये रिकॉर्ड मामलों से चिंता थोड़ी और बढ़ सकती है। पर सर इसके सामने हमने देखा है कि जो नतीजे आ रहे हैं, फिलहाल अब तक जितने भी नतीजे आए हैं ज्यादातर अनुमान से बेहतर ही आए हैं, मजबूत प्रदर्शन रहा है। और कल जितने भी पोस्ट मार्केट अर्निंग्स आए, स्पेशली एफएनओ के, मिड कैप्स के, वो तो काफी अच्छे लगे हैं सर। अच्छा दीप, हाँ आपने रिजल्ट पे सवाल पूछा, माफ करिएगा, मैं पिछले वाले जवाब में 1-2 चीज और जोड़ना चाहता हूँ आपके सवाल सुनते सुनते मेरे दिमाग में ही। एक, आज महाराष्ट्र में फिर से मंत्रिमंडल की बैठक है, वहां देखते हैं मंत्रिमंडल में किस तरह के फैसले या किस तरह की बातें की जाती है। सिर्फ मेडिकल सर्विसेज बढ़ाने को लेकर उनके फैसले होते हैं तब तो ठीक, लेकिन क्या लॉकडाउन तो खैर वो आजकल कोई बोलता ही नहीं है। सरकारों ने डिसाइड ही कर रखा कि हम हमारे मुंह से कभी लॉकडाउन बोलेंगे नहीं, लेकिन एज गुड एज लॉकडाउन, प्रतिबंध बोल दो, लॉकडाउन बोल दो, हमारे लिए आमतौर पर बोलचाल की भाषा में लॉकडाउन ही है, ठीक है ना। तो क्या लॉकडाउन और स्ट्रांग करने पर कोई विचार होता है, क्या इसे और एक्सटेंड करने पर विचार होता है। कल आपने देखा बेंगलोर ने भी लॉकडाउन किया, करेक्ट। तो अब सिचुएशन ये है कि दिल्ली में ऑलरेडी एक्सटेंड हो ही चुका है मई के पहले हफ्ते तक के लिए। तो अब आपको, और दूसरा ये, कल अगर आप देखें तो कम से कम 3 या 4 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद से लेकर शायद मेरे ख्याल से मद्रास हाई कोर्ट भी, 3 या 4 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने, हर हाई कोर्ट ने वहाँ की सरकारों को बड़ी फटकार लगाई है सबको कि भाई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप ध्यान दीजिए मेडिकल सर्विसेज पे। तो बहुत सारा एक्शन कोरोना के फ्रंट पर हो रहा है जिसे हमें लगातार देखना है, ध्यान में रखना है। तो इसलिए आज महाराष्ट्र में जो बैठक होने वाली है उसमें 2 चीजें हो सकती है। एक तो ये कि भाई मामले काबू में आ रहे हैं, हम कंफर्टेबल हैं और मेडिकल सर्विसेज बढ़िया आ रही, तो शायद सरकार सब अच्छा कहे। दूसरा यह कि नहीं, अभी भी हम चिंता से बाहर नहीं निकले और थोड़े और प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं या लंबा करना पड़ सकता है, चल सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो इस पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब आइए रिजल्ट पर। रिजल्ट्स में तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत ही शानदार रिजल्ट सीजन चल रहा है। दीप, याद ही नहीं आता कि 2003-2004 के बाद कब ऐसा बेहतरीन 2 क्वार्टर तो कम से कम कह सकते हैं कि जो इतने शानदार निकले हो नतीजों के लिहाज से। ऐसा लगता है कि जैसा कभी कोरोना आया ही नहीं था, और उस तरह की स्ट्रांग ग्रोथ आपको दिख रही है। कल भी देखिए बाजार बंद होने के बाद जो रिजल्ट्स आए, मतलब लाजवाब है। टीवीएस मोटर्स, क्या रिजल्ट है, मतलब आप दंग रह जाएंगे। इस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। यूबीएल देखिए, यूनाइटेड कंजम्पशन वाली कंपनियों को देखिए, गजब के रिजल्ट्स आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी निप्पॉन एसेट लाइफ के रिजल्ट्स आए, नाम इंडिया अच्छे हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड उम्मीद ज्यादा थी, हल्के से आप उम्मीद के मुताबिक थोड़े से कम कह सकते हैं, लेकिन ऐसे एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो बहुत अच्छा है। ब्रिटानिया थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ आपको कह सकते हैं हल्की फुल्की कम है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, क्या रिजल्ट है, मतलब बहुत ही तगड़े रिजल्ट आने। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर जो दीप आज के लिए है आपके पास में, वो है रिजल्ट्स, दमदार रिजल्ट्स। तो जहां एक नेगेटिव की बात हमने की, कोरोना के बढ़ते आंकड़े, तो उसके सामने एक बढ़िया और बड़ा पॉजिटिव आपके लिए रिजल्ट्स का है। नो डाउट आप कहने के लिए कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अरे भाई सबको पता था अच्छे रिजल्ट आएंगे, मान के बैठे, भाव भी तो है, लेकिन भाव 15,500 के नहीं है, 14,500 के हैं। तो इसलिए अच्छे रिजल्ट्स और 14,500 के भाव, तो कोई डाउट ही नहीं है बाजार इन रिजल्ट्स पर खुश होगा। और इस लिहाज से स्टॉक्स की और बाजार के नीचे जाने की रिस्क और खतरा भी थोड़ा कम तो हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये रिजल्ट्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं इस तिमाही के लिए भी, और उम्मीद करें कि अगली तिमाही भी अगर ये लॉकडाउन वाला मामला लंबा न चले तो रिजल्ट्स और दमदार आते हुए दिखेंगे। जी दी।
चलिए सर, ये तो एक अच्छी बात है कि कोरोना की चिंता है पर उसके सामने नतीजों का सहारा है और बैक टू बैक क्वार्टर्स में हमने अच्छे नतीजे देखे हैं। सर, ये तो रही मार्केट की बात, पर एक इंडेक्स लेवल पर मेरे को बात करनी थी, क्योंकि इस साल अगर हम देखें तो मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले, मंथली एक्सपायरी से पहले वाला जो वेडनेसडे का सेशन होता है, हम देख रहे हैं कि बड़ी मूव्स आती हैं। 2% निफ्टी पर आती है, 4% की मूव बैंक निफ्टी पर आती हुई दिखती है एक्सपायरी से एक दिन पहले। आज एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन है सर, क्या आज भी एक बड़ी मूव की संभावना हो सकती है? देखिए दीप, बड़ी मूव में बैंक निफ्टी आमतौर पर ज़्यादा बड़ा मूव देता है। 24 फरवरी को पहले जनवरी से बात करें, जनवरी में लगभग जनवरी वाले में 3% गिरा था और मार्च वाले में 2.5% गिरा था। फरवरी में जरूर 4% बढ़कर आया और सेम निफ्टी भी जनवरी में 2% गिरा, मार्च में 2.25% गिरा और फरवरी में 2%। तो 2% का मूव निफ्टी में और 3% का ऑन एन एवरेज मूव बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का ही है। पिछले 3 सीरीज का रिकॉर्ड। अब मैं उम्मीद नहीं करा कि 2% प्लस का मूव आज आपको निफ्टी में ऊपर या नीचे की तरफ दिखेगा और नहीं 3% प्लस का मूव आपको बैंक निफ्टी में ऊपर या नीचे की तरफ दिखेगा। 2% के मूव का मतलब है 300 पॉइंट निफ्टी में, ठीक है ना। 300 पॉइंट का मतलब ये दीप, आप बंद हुए 14,650, 14,350, 14,950। तो एक चीज तो आप साफ ना बोल देंगे 14,950, अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, आज कहाँ 14,950, करेक्ट। तो ऊपर का तो आपका खत्म हो गया, कोई चांस ही नहीं है। क्या 14,350 हो सकता है? संभावना 400 कम है। अभी तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे हम ये मान के चलें। मैं ये कहूंगा 1% प्लस माइनस का मूव, 1 से 1.25% प्लस माइनस का मूव तो इतना तो बन सकता है। यानी कि मेरे लिए नीचे 14,425, 14,475 अब से लेकर एक्सपायरी तक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। और ऊपर 14,825, 14,875 रुकावट की जगह। सो मैं निफ्टी में ऊपर की तरफ 150 पॉइंट देख रहा हूं, नीचे की तरफ 200 पॉइंट देख रहा हूं। इससे ज्यादा मैं अंदाज से 150 ऊपर 200 नीचे इतना ही मूव में देख रहा हूं। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, हाँ बैंक निफ्टी में 32,700, 31,700, 31,700 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी 1000 पॉइंट नीचे। 1000 पॉइंट का मतलब नीचे 3% के आसपास का, और ऊपर की तरफ 33,500, 33,700 के आसपास का, यानी कि ऊपर भी लगभग 800 से 1000 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी भले ही हो सकता है वो, लेकिन वो आज का आज हो इसकी संभावना कम है। तो आज मैं इतने बड़े मूव की उम्मीद नहीं कर रहा हूं जितना पिछले 3 सीरीज में आपने बुधवार के दिन देखा है मंथली एक्सपायरी के पहले। लेकिन हाँ, 1 से 1.5% का मूव निफ्टी में संभव है और बैंक निफ्टी में 800 से 1000 पॉइंट का मूव आइदर साइड संभव है। इससे मैं इनकार नहीं करता। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल सर, देखते हैं आज क्या कुछ होता है। एक्सपायरी से एक दिन पहले एक्शन भरपूर होगा और स्पेशली बैंक निफ्टी पर, जहां पर हम रोज बड़े स्विंग्स देख रहे हैं। तो बताएं सर, फिर आज के संकेत की रीडिंग क्या है? अच्छा दीप, उसके साथ ही एक चीज और जोड़ दूं, आज के संकेत बताऊं उससे पहले। बाय द वे, जो ट्रेंड की आपने बात की बड़े मुंह की, वो ट्रेंड वाला एक बार शीट वापस लेके आए एक्सपायरी वाला, तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दिखी है वो बता दूं। ट्रेंड के हिसाब से बड़े मूव के साथ ये बड़ा मूव पॉजिटिव साइड पर आना चाहिए। जनवरी में नीचे, फरवरी में ऊपर, मार्च में नीचे, अप्रैल में ऊपर, ठीक है ना। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो टर्न बाय टर्न हर महीने ऑल्टरनेट मूव, तो उस हिसाब से फिर एक बड़ा मूव तो बनता है। तो अगर इस हिसाब से चले तो एक मूव ऊपर का मिल जाए तो कहने ही क्या, और आने में आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, 2% जितना निफ्टी में नहीं दिखता और 3% जितना बैंक निफ्टी में नहीं दिखता, 1 से 1.25% तक के मूव की संभावना आप देख सकते हैं। आइए अब आपके आज के संकेत बता दूं। ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईज पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए, थोड़ा नीचे आए हैं। घरेलू फंड्स के पॉजिटिव ही हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट और ट्रेंड अभी भी आपके लिए न्यूट्रल है। रेंज जोन आज के लिए बड़ा, जो सपोर्ट जोन है 14,550, 14,600 है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और 14,425, 14,475 मजबूत सपोर्ट जोन आपके लिए। ऊपर 14,700, 14,750, 775 माफ कीजिएगा, ये हल्की रुकावट का लेवल है। इसके पार 14,825, 14,875, इस रेंज को ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करिएगा। यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है और शॉर्ट भी करना है, जरूर करना है, बिना डरे करना है। 14,825, 14,875 की रेंज में आप पक्के तौर पर शॉर्ट भी करेंगे।
14,883 का हाई बनाकर निफ्टी ने करेक्शन दिया और वो करेक्शन 14,148 तक का बना है। यानी कि 14,150 मान लीजिए और ऊपर में 14,900 मान लीजिए, 14,883 को 14,900 से 14,150 तक का करेक्शन और वापस आप 14,900 के आसपास जब पहुंच रहे हैं, 100% वहां पर आपको प्रॉफिट बुक भी करना है। 100% एग्रेसिव ट्रेडर हैं, शॉर्ट करना जानते हैं तो शॉर्ट भी करिए और शॉर्ट करना नहीं जानते तो वहां प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए आराम से थोड़ा और निफ्टी को नीचे आ जाने का। 150-200 पॉइंट का जब करेक्शन मिले कम से कम, तब फिर से एंट्री कीजिएगा और वो मिलेगा चिंता न करें, और नहीं मिलेगा तो फिर 15,000 के ऊपर ले लेंगे तो 100-125 पॉइंट की रिस्क छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर ट्रेडिंग पोजीशन पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है, ये नोट करके अच्छे से रख लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी 32,150, 32,275 तुरंत प्रभाव से दिन के लिए आपके लिए सपोर्ट जोन। वैसे तो यही नहीं टूटेगा और बैंक निफ्टी मजबूत भी है, लेकिन बैंक निफ्टी में है ना ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस होकर कभी बोलना नहीं कि ये नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की आदत है जब आपने ये बोल दिया कि ये नहीं होगा तो जरूर होता है, इसलिए हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। नीचे की तरफ आपको 31,700, 31,800 ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहां पर आराम से आंख बंद करके आप खरीदारी कर सकते हैं बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वहां तक बाजार आता, आएगा नहीं ये हमें पता है, लेकिन आएगा तो छोड़ना नहीं है। ऊपर 32,975, 33,175 दीप हल्की सी लेवल है, मतलब बहुत बड़ा नहीं, हल्का सा एक लेवल है ऊपर की तरफ का। इसके पार 33,325, 33,500 ये मुनाफा वसूली की रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर बंद कर आती है। तो ये है आपके लिए बड़े जोन्स जो मैंने आपको बताए डीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे बड़े लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी पर देखिए रोज हम देख रहे हैं कि एक बड़ी रेंज निकल कर आती है। दिन के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी सर? दिन के हिसाब से 14,600, 14,700 उसके आसपास ही आप खुलने के संकेत दे रहे हैं। पहली रेंज के ऊपरी एंड पर 14,550, 14,750 और बड़ी रेंज के तौर पर 14,475, 14,825 इस पर रखना है आपको फोकस। बैंक निफ्टी 32,275, 32,975 दिन की छोटी रेंज, 32,150, 33,175 मीडियम रेंज और 31,800 से लेकर 33,325 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप नोट करके चलें। एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन में 1% की कमी आई है, कुछ खास बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो हल्का सा बढ़कर आया 1.51 पर। अब वो कंफर्टेबल बात नहीं जो जहां आप ये कहते हैं कि बहुत सारे शॉर्ट्स हैं और बहुत शॉर्ट कटेंगे, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बचे नहीं है, काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गए, सब तो कभी खत्म होते नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी वो जो कंफर्ट था ना शॉर्ट कवरिंग का बड़ा वाला कि फंसेंगे मरेंगे, वो वाली चीज से अब आप है ना रीजनेबल लेवल पर आ गए हैं। उतनी एक्सेस शॉर्ट्स अब सिस्टम में नहीं है, अनलेस कि आप कुछ और बड़े लेवल पार करें। अब जैसे 14,700 पार किया तो फिर 14,700 के कॉल राइटर्स भी शॉर्ट में ऐड हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। बट अभी तक जो कल तक के जो डेटा है उसमें अब शॉर्ट्स उतने ज्यादा नहीं बचे जितने 1 या 2 दिन पहले थे। अब आइए विक्स 2% घटाए, कोई खास बात नहीं। लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है निफ्टी में तो 14,575 डे ट्रेडर्स को लगाना चाहिए स्टॉप लॉस और 14,475 क्लोजिंग बेसिस पे। अब दीप ये थोड़ा दूर है, लेकिन सही स्टॉप लॉस यही है 14,475 का। अगर निफ्टी 14,475 के नीचे बंद होगा तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस में एक रेंडमली दे रहा हूं छोटा सा 32,500 का, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आएगा, 32,150 का काफी दूर है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा, वही देना पड़ेगा ताकि आपका स्टॉप लॉस उतार चढ़ाव के बीच ट्रिगर ना हो। और शॉर्ट पोजीशन आपकी है कायदे से होनी तो नहीं चाहिए। अगर आपने डिसिप्लिन के तौर पर रखा तो आप शॉर्ट में काफी पहले ही कट जाते हैं, लेकिन होता है ऐसा, हर आदमी हर वक्त एकदम डिसिप्लिन से पोजीशन काट ही ले, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। आप इंतजार करते हैं, अब मत करिए। 14,700 के ऊपर अगर निकलता है तो डे ट्रेडर्स भी काट सकते हैं, और अगर आपको दिन के अंत तक का इंतजार करना है और 14,700 के ऊपर दिन के अंत में आज बाजार बंद होते हैं, तब भी प्लीज शॉर्ट पोजीशन से निकल जाए। अब आइए बैंक निफ्टी, आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर एक ही स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन पर, वो है 33,000 का। 33,000 के ऊपर बंद हो रहा है, 100% काट लेना चाहिए। 33,000 के ऊपर निकलकर टिकता है, 100% काट लेना चाहिए। यहां पर शॉर्ट रहने में बिल्कुल भी फिर समझदारी नहीं है। फिर ऊपर में देखेंगे कितना भागता है, भागने दो, सही लेवल पर वहां पर आप फिर शॉर्ट कीजिएगा। लेकिन एक बार डिसिप्लिन के तौर पर आपको स्टॉप लॉसेस रखना
बहुत ज़रूरी है, इसमें ध्यान रखिए। ये ठीक उसी तरह वाला मामला है, स्टॉप लॉस मैं बार बार कहता हूँ, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है। आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं इसलिए कि अगर आपकी जान को कोई खतरा हो जाए, चली जाए, तो आपके पीछे आपके परिवार वालों को वो पैसा मिले। लेकिन आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि मरना जरूरी है वसूल करने के लिए। ठीक उसी तरह से आपने ट्रेड किया है तो जिद करना नहीं है, स्टॉप लॉस को इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर मान के चलें और ज़रूर लगा लें कि भाई चलिए इतने नुकसान में हम बचे, ठीक बात है, लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं। आप अगर दूसरा ट्रेड करने के लिए पैसा बचा कर रखेंगे तो कमा लेंगे। तो डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है, और वो दीप इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, 2 दिनों का जो एक तरफा मूव आपको मिला है, उस एक तरफा मूव से अब हम आज और कल थोड़े उतार चढ़ाव वाले ट्रेडिंग सेशन की तरफ बढ़ेंगे, और उसकी तैयारी मानसिक रूप से आपको कर लेनी है। और बाकी जो एक्चुअल एक्शन के हिसाब से आपको करनी है वो 9-15 से आप हैं ही हमारे साथ में जी। बिल्कुल सर, रोज मार्केट पर तो आप सहायता देते ही हैं, और स्पेशली पिछले कुछ दिनों के जो लेवल्स आप बता रहे हैं एकदम वहीं पर बाजार टिकते हुए भी दिखे हैं। देखते हैं आज कैसा एक्शन रहेगा। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह दे रहे हैं सर आज? नई पोजीशन बनाए दीप 14,475 14,550 की रेंज बहुत ही परफेक्ट है। अगर वहां पर आता है बाजार तो आपको 100% खरीदारी करनी ही चाहिए, बिना सोचे समझे करनी चाहिए। और 14,400 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 14,600, 14,650, 14,703 टारगेट के लिए। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स इतना इंतजार न करें कि वहां आए ना आए। आपका स्टॉप लॉस है सिंपल 14,575 का, और यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कर लीजिए। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 700, 750, 775, 825 और 875 मेरा फाइनल टारगेट इस वाले रनअप में 875 मेरे लिए वहां पर फुल स्टॉप है। उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा कि वापस नीचे जाना है या वापस ऊपर जाना है। फाइनल टारगेट इस रिकवरी का 14,875, 14,900 बनता है, वहां पर ब्रेक, ठीक है। अब जो लोग निफ्टी बेचना चाहते हैं 14,750, 14,825 की रेंज में चांस ले सकते हैं। जितना आप 14,800 के नजदीक और इसके ऊपर बेचेंगे उतना आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल होता हुआ दिखेगा। 14,900 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि मैं 14,875 तक की उम्मीद कर रहा हूं कि आजकल में अगर बाजार मजबूत हो जाए और तेज हो जाए तो वहां तक जा सकता है। ऐसे में 14,900 का स्टॉप लॉस, 14,700, 650, 650 और उसके बाद 600 और 550, ये सारे टारगेट के लिए करनी है आपको निफ्टी में बिकवाली। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, खरीदना है 32,150, 32,325 ड्रीम रेंज है दिन के लिए, बहुत बढ़िया। 31,700, 800 तो मेरे लिए आंख बंद करके खरीदने का लेवल है, वो तो आएगा नहीं। तो मैं 32,150, 32,325 में ही संतुष्ट हूं कि वहां पे भी मिले तो खरीद लिया जाए। 32,000 का स्टॉप लॉस होगा, 32,450, 575, 32,675, 32,725, 32,775 और 32,975, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। अब आपको एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है हरे निशान में, हाफ सेंचुरी मार्कर है ना, और जरूरी तो है नहीं कि नीचे खुले, संभावना भी पूरी है। तो ऐसे में एग्रेसिव ट्रेडर्स 32,500 के स्टॉप लॉस से ही खरीद लें, फिर आप इंतजार मत करें, 32,500 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर का टारगेट पहला बनेगा 32,975 का, 33,175, 33,325, 33,500, 575 और 33,625, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स को करनी चाहिए खरीदारी। आ जाइए शॉर्ट की तरफ। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 33,325, 33,500, ये 32,500 नहीं, जो लोग बेचने की रेंज है उसको 33,500 करिए। जो बेचना है 33,325, 33,500 की रेंज में आपको बेचना है, तभी आप स्टॉप लॉस 33,600 का लगाएंगे। नीचे के जो टारगेट बनेंगे वो 33,200, 33,000, 32,800, 32,725 और 32,600, इन टारगेट के लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली। 33,325, 33,500 की रेंज में आप बैंक निफ्टी बेचने का एक मौका देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 33,600 का होगा। अब बैंक निफ्टी में दीप थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैंने स्ट्रेटेजी तो दी है, लेकिन वो रिस्की है, क्योंकि भागने में अभी तक बैंक निफ्टी आगे है काफी। और अगर आप बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर बेचना चाहते हैं तो आपके लिए फिर 32,975 से 33,175 की रेंज है, लेकिन ये वाकई में रिस्की रेंज है, इतनी आराम से और मतलब वैसी नहीं है, रिस्क है यहाँ पर। क्योंकि बैंक निफ्टी हो सकता है आपको 33,000 के आसपास खुलने के संकेत भी दे दे, लेकिन बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही वहां पर बेचे। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 33,350 का, और 32,800, 32,725, 32,600, 32,500,
32,275 और 32,150 के टारगेट के लिए। ये है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली की राय। जी दीप। बिल्कुल, तो ढेरों आपके लिए लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। एक्सपायरी से एक दिन पहले का एक्शन है और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका मिलने वाला है। नजर रखिए, दोनों तरफ का मूवमेंट आ सकता है। सर, बैन लिस्ट कम हो गई है एक्सपायरी से एक दिन पहले, सिर्फ सेल अब बचा हुआ है बैन में। इंडिया बुल्स हाउसिंग और सन टीवी, ये दोनों बैन से बाहर आ गए हैं। अब डेटा थोड़ा समझाएं सर। आप कह रहे थे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आज के लिए निकल कर आ रहा है। फंड्स, वायदा कारोबार, दोनों से क्या समझना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से जो डेटा है, पहले तो फंड्स वाले वो देख लीजिए। फंड्स वाले डेटा में कोई खास बढ़िया जैसा मूव था ना दीप, वैसे डेटा नहीं दिखे मुझे। मैं ना माफ कीजिएगा, मैं थोड़े और बड़े डेटा का इंतजार कर रहा था। अब आप कहेंगे और कितने बड़ी चीजें सर, 1450 करोड़ की तो कैश में बिकवाली कर ली, ज्यादा बड़ी बेचनी चाहिए थी। नहीं, वहां बड़ा नहीं चाहिए, खरीदारी का आंकड़ा बड़ा चाहिए था, जो मिसिंग है। ये इंटरेस्टिंग चीज है दीप। देखिए जरा, 1455 करोड़ की बिकवाली कैश में एफआईएस की है। सामने स्टॉक फ्यूचर्स 950 करोड़ की खरीदी, यानी कि नेट 500 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की है स्टॉक्स में। ठीक है, 63 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, और इंडेक्स फ्यूचर मैंने देखा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बराबर है, ऑलमोस्ट हल्के से, मतलब शॉर्ट साइड पे हल्का सा ज्यादा है, इसीलिए 53 करोड़ की आपको बिकवाली दिख रही है। तो लॉन्ग शॉर्ट लगभग बराबर है। तो एफआईएस ने नेट 500 करोड़ की बिकवाली की है स्टॉक्स में, कोई खास बात नहीं है। 50 ये जोड़ दो, 600 करोड़ की बिकवाली छोटी है। तो फिर बाजार इतना भागा क्यों भी? 460 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, 160 पॉइंट निफ्टी ऊपर। घरेलू फंड ने जितना एफआईएस, मतलब कितना मैचिंग है एकदम, देखो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब भाई भाई वाला मामला है। 1455 करोड़ का इन्होंने बेचा, इन्होंने 1463 करोड़ का खरीद लिया, एकदम बराबर। तो जो बाजार मजबूत हुआ है वो दो वजह से हुआ है। पहला, घरेलू फंड ने जितना उनको सप्लाई करना था, बल दे दो भाई, हम ले रहे हैं, बराबर हो गया। दूसरा, अब ट्रेडर्स एक्टिव हो रहे तो उनका पैसा आने लगा है। तो ये दोनों चीज मिलकर बाजार को रख रही है मजबूत। तो इस लिहाज से एफआईएस के एंगल से खाली आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा ना, मजा नहीं है डेटा में, लेकिन बाकी डेटा खराब नहीं है उस लिहाज से। अब दूसरी चीज, लॉन्ग पोजीशन के लिहाज से आप देखेंगे तो इंडेक्स लॉन्ग 67% के आसपास हो गया। और आमतौर पर देखिए, एफआईएस 70-72% के ऊपर जाने के बाद खरीदते नहीं है, फिर बेचते हैं। याद रखना जरूरी। देखो 50% आया था दीप, तो याद है ना, हम कह रहे थे देखो यहाँ पे बेचना ही, यहाँ पर एफआईएस खरीदना शुरू करते हैं। तो जब नीचे में याद रखते हैं कि वहां खरीदना शुरू, तो ऊपर में कैसे भूल जाएं कि 70 के ऊपर बेचना शुरू करते हैं। अब बात क्या है, आज 70 हो गया इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन एफआईएस का, तो आज 70 होते ऐसा कोई इंतजार नहीं करता कि इंडेक्स लॉन्ग 70 हो गया, चलिए सेल ऑर्डर। एक आध दिन में आपको फिर कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग, चाहे वो सेम डे आ जाए, 1 या 2 दिन में आए, लेकिन आ जाती है। 70-72% के ऊपर इंडेक्स लॉन्ग जाते हैं, तो आप थोड़ा वो रिस्की जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एफआईएस फिर से बेच सकते हैं। तो ये ऊपर के लेवल पे आपको एक सावधानी रखनी है, और सामने आपके एक्सपायरी है। तो इसके दम पर अगले 2 ट्रेडिंग सेशन, अगले से मतलब आज और कल का, थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। तो एक तरफा ट्रेड से हम थोड़े वोलेटाइल ट्रेड की तरफ मूव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पुट कॉल रेशियो आपका 1.10 पर, 1.8 पर, 1.08, 1.10, ये जो कंफर्ट है ना, वो 1.50 पे नहीं है। ये डेफिनेटली ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन उतना हल्का भी नहीं है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, जब बढ़ने के लिए आपको चाहिए बाजार हल्का, जितना हल्का बाजार होगा उतना जल्दी से ऊपर जाएगा, है ना। तो वो हल्का बाजार नहीं रहा। तो वायदा कारोबार के डेटा, एफआईएस के डेटा उतने मजबूत नहीं है जितने आपको पिछले 2 दिन से दिखे। तो वो हल्की सी सावधानी रखनी है आपको, बस सिंपल चीज है। अब आइए मैं आपको दे दूं लेवल्स। 14,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, इस कल की एक्सपायरी वाले में, और उसमें 23 लाख शेयर तो कल ही जुड़े हैं। उससे पहले 14,600 डे ट्रेडर्स के लिए बड़ा सपोर्ट है। 19 लाख शेयर पुट में कल जुड़े थे, टोटल 27 लाख शेयर हैं। तो 14,600 इमीडिएटली डे ट्रेडर्स के लिए, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वायदा कारोबार में 14,500 का लेवल बेहद अहम है। ऊपर पोजीशंस शॉर्ट साइड पर कॉल राइटर्स की काफी कम है, हर एक लेवल पर 14,500 से लेकर ऊपर की तरफ 14,700 तक 22-23 लाख शेयर है। असली रुकावट आएगी 14,800 के पास। तो जो वायदा कारोबार में बड़ी रेंज आप देख रहे हैं, और जो एक्सपायरी के पहले बड़े मूव की बात करें, उसके लिहाज से अगर आप देखें तो 37 लाख शेयर, 55 लाख शेयर आपके 14,500 के पुट पर हैं, 36 लाख शेयर 14,800 के कॉल पर है। तो ये 300 पॉइंट की रेंज निकल कर आ रही है आपके लिए निफ्टी पर वायदा कारोबार के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी, बहुत ही बढ़िया सेटअप है,
32,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में, 33,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में। 13 लाख शेयरों का दोनों बराबरी का मामला है। तो अब असली एक्शन बड़ी तेजी 33,000 को पार करके टिकने पर बनेगी बैंक निफ्टी में। अदरवाइज बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले में अब अपनी जो लीडरशिप है उसे कम कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, लीडरशिप कम कर सकता है जो अब तक अच्छी बनी, क्योंकि आप बैंक निफ्टी में उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जो थोड़ा सा रुकावट वाला है 33,000। हाँ, लेकिन 33,000 पार करके टिक गए तो फिर बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो 32,000 33,000 बड़ा आपका रेंज हो गया, और छोटा इमीडिएटली मैंने 32,500 का स्टॉप लॉस डे ट्रेडर्स के लिए इसलिए दिया है। 32,500 के पुट पर 8 लाख शेयर है, वो मिडल आपकी रेंज होगी, तो इन पर ध्यान रखिए। असली एक्शन डे ट्रेडर्स के लिए 32,500 के नीचे खराब, 33,000 के ऊपर और मजबूत और बढ़िया शॉर्ट कवरिंग, इस पर ध्यान रखिए। जी जी, क्लियर है सर। तो एक्सपायरी से पहले इंटरेस्टिंग एक्शन, लेवल्स इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहे हैं और डेटा भी काफ़ी सपोर्टिव है इन लेवल्स का। आइए आपको फिर बता दें एक्सपायरी के साथ साथ आज कौन से स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है। हमारी रिसर्च टीम तैयार है। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए कैश स्पेस से काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं जहां पर आपको फोकस रखना है। उसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, चेन्नई पेट्रो, यूटीआई एएमसी, टाटा कम्युनिकेशन, श्री दिग्विजय सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर बनानी है। साथ ही एसबीआई फोकस में रहेगा क्योंकि $200 करोड़ तक की जो पूंजी जुटाने का ऐलान उन्होंने किया है, उसके लिए जो है आज बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही बीईएमएल, यहाँ पर जो एसेट मोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने की आज आखिरी तारीख है। कैबिनेट मीटिंग भी है 10:30 बजे, और साथ ही महाराष्ट्र की जो कैबिनेट मीटिंग है वो 12:30 बजे होने वाली है। साथ ही ब्याज दरों पर यूएस फेड का आज फैसला भी आता हुआ दिखेगा, तो वहां से कैसे क्यूज निकल कर आते हैं ये देखना जरूरी होगा। कुछ एक ओएफएस रिलेटेड अपडेट्स है मेरे पास, जिसमें फेडरल मोगल का जो कुल ओएफएस है अब ऑलमोस्ट 5.8 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है, और रिटेल हिस्सा जो है कल जो रिटेल निवेशकों के लिए खुले थे ये ओएफएस, उसमें 11.5 टाइम्स का जो है सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया है। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था इसमें वो ₹250 प्रति शेयर का था। साथ ही शैल भी यहाँ पर अगर आप देखें तो ओएफएस, कुल ओएफएस 3.2 टाइम्स बढ़ा है, और जो रिटेल हिस्सा है वो 1 टाइम बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में हैथवे केबल्स की बात करें तो यहाँ पर कुल ओएफएस करीब 3.5 गुना बढ़ा है, और जो रिटेल निवेशकों के लिए कल खुला था ये उसमें रिटेल हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट 1.4 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया। तो जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा हैथवे केबल्स में हमें देखने को नहीं मिली है रिटेल साइड से। ओके, तो तीनों ओएफएस के अपडेट्स आपके लिए, और ऑफ कोर्स फेडरल मोगल पर तो कर्नल जी ने आपको खरीदारी की राय दी थी। ऑलमोस्ट 6 गुना अब ये पूरा ओएफएस इशू भरते हुए आपको दिखा है। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज आपके पास कौन सी खबरें हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज रिजल्ट्स पर नजर कर लेते हैं। आप देखिए कैश मार्केट में एबीबी इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने आपको कल ही बताया था कि इसके नतीजे काफी शानदार रहेंगे, और उससे भी बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो कुल बिक्री है उसमें 7% तक की बढ़त आती हुई दिखी है, लेकिन जो मार्जिन हैं वो 8% पे आते हुए दिखे। अनुमान था करीब 7.5% पे आने का। कामकाजी मुनाफा 800% बढ़ता हुआ दिखा है, और जो मुनाफा है वो भी दुगने से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, 141 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। अनुमान था ज्यादा से ज्यादा 110 करोड़ का, तो से भी ज्यादा नंबर्स आते हुए दिखे। काफी मजबूत नंबर्स एबीबी इंडिया के हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज, इसके भी स्टेबल नंबर्स हैं। मार्जिन थोड़े से कमजोर होते हुए दिखे हैं। मार्जिन इस बार करीब 26% पे आए हैं, 27% से घटकर। कामकाजी मुनाफा केवल 4% पर बढ़ता हुआ दिखा है, और जो बिक्री है उसमें 9% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। मुनाफा 3% तक बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन कंपनी ने 114 रुपए का फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी किया है। सिंजीन इंटरनेशनल मजबूत नंबर्स हैं इस बार। जो बिक्री है करीब 8% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 4% तक बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही जो मार्जिन है इस बार वो अनुमान था थोड़े से कम होंगे, लेकिन आप देखिए 34.5% पे आते हुए दिखे, 35% के सामने, तो अच्छे मार्जिन से। और जो मुनाफा है वो भी 34% तक बढ़ता हुआ दिखा है, तो अच्छे नंबर्स हैं सिंजीन से। पीएनबी हाउसिंग घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी रेवेन्यूज जो है वो 1831 करोड़ पे आते हुए दिखे, कम हुए हैं जो रेवेन्यू है। साथ ही जो मुनाफा है वो 242 करोड़ का घाटा था, वहां से मुनाफा 127 करोड़ पे आया है। और जो ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस हैं वो 4.44% और 2.43% पे आते हुए दिखे। आखिर में हैट्सन एग्रो, यहाँ पे भी मजबूत आंकड़े आते हुए दिखे हैं। जो कुल बिक्री है 24% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा इस बार देखिए 8 करोड़ के सामने 57 करोड़ पे कंपनी ने
पोस्ट किया है। जो मार्जिन हैं वो भी काफ़ी अच्छे बड़े हैं, 9% के सामने 12% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं और कामकाजी मुनाफे में भी 65% तक के बढ़े थे। कुल मिला के अच्छे नंबर्स जो हैं वो हैट्सन एग्रो से भी आते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे जहां पर आपको करना है फोकस। थोड़ी देर में वर्नर बंसल से भी जानेंगे उनकी लिस्ट पर आज रिजल्ट एक्सरे में कौन से स्टॉक्स हैं, पर उससे पहले मानसी से जान लेते हैं कुछ और खबरों वाले शेयर्स हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। इन्फो एज पर फोकस रखना होगा। जोमेटो के आईपीओ में कंपनी के 750 करोड़ के शेयर्स बेचने की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आईपीओ में ओएफएस के जरिए हिस्सा बेचने की योजना है और कंपनी की जोमेटो में करीब 18.4% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा एनबीएफसी पर आज नजर रखिए, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों के संगठन ने रिजर्व बैंक गवर्नर आरबीआई गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल सेल्फ एम्प्लॉयड लोन लेने वालों पर कोरोना की दूसरी लहर का जो बुरा असर पड़ा है, इसी के चलते एनबीएफसी कंपनियों ने कुछ रियायतों की मांग की है। रिटेल लोन लेने वाले ग्राहकों को रिस्ट्रक्चरिंग की छूट मिले, वहीं छोटी एनबीएफसी कंपनियों को भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की छूट मिले। साथ ही रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मार्च 2022 तक बढ़ाया जाए। ऐसी कुछ चीजों के बारे में, ऐसी कुछ मांग और रियायतों की बात इस चिट्ठी में लिखी गई है, जिसके चलते एनबीएफसी पर नजर रखनी चाहिए। इंडियन होटल्स 30 अप्रैल को पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेगा। बैंक ऑफ इंडिया भी 30 अप्रैल को पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेगा। वहीं एक बल्क डील है लक्स इंडस्ट्रीज में। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीब 2.5 लाख शेयर्स 1,875 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं, तो इसके चलते फोकस में रहेगा। ओके, तो नजर रखिए, ढेरों मिड कैप स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। आइए आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेजेस के फोकस में कौन से स्टॉक्स हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए, एक्सिस बैंक, लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस को नतीजे पसंद आए और सबने यही कहा है कि नतीजे जो हैं अनुमान से काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। जेफरीज देखिए, खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा है और लक्ष्य 840 से बढ़ाकर 910 कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सीएलएस सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय के साथ सबसे ज़्यादा लक्ष्य भी दिया है 1025 रुपये का। सबसे कम लक्ष्य दिया गोल्डमैन सैक्स ने, न्यूट्रल की राय दी है 742 का। हालांकि इस लक्ष्य को भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, करीब 701 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा कल बाजार में मारुति के भी नतीजे आए थे। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। लक्ष्य जो दिया है 6550 का, लगभग करीब अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग के आसपास का ही है और ये मान रहे हैं कि इस वित्त वर्ष में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। लेकिन जेफरीज थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं, मान रहे हैं कि वॉल्यूम में तो ग्रोथ देखने को मिलेगी लेकिन मार्केट शेयर और मार्जिन को लेकर जो कंसर्न है वो हावी होते नजर आएंगे, जिसके चलते इन्होंने खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य में कटौती की है। 10,000 से घटाकर 8,250 रुपये का लक्ष्य इन्होंने दिया है। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 6,000 रुपये के लक्ष्य ले। एचएसबीसी खरीदारी की राय को बरकरार रखे और लक्ष्य इन्होंने घटाकर 6,375 का कर दिया है। और ये मान रहे कि अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नतीजे देखें तो बढ़िया है, लेकिन जो ओवरऑल जो नतीजा है वो एचएसबीसी के अनुमान से कमजोर है, जिसके चलते इन्होंने लक्ष्य को घटाया है। ब्रिटानिया, यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। सीएलएसए की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। ये कह रहे कि लागत खर्च में बढ़त के चलते मार्जिन जो है कंपनी के अनुमान से कमजोर देखने को मिले, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब रेटिंग को डाउनग्रेड कर ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है 3,800 रुपये के लक्ष्य के लिए। 3,546 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। वही जेफरीज अगर आप देखें तो होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 4,000 से घटाकर 3,800 का कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने 4,000 का लक्ष्य दिया ओवरवेट की रेटिंग के साथ। टीवीएस मोटर्स नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले, अनुमान से बेहतर नतीजे, जिसके चलते सीएलएसए ने जो है ईपीएस के अनुमान में करीब 13 से 15% की बढ़िया बढ़ोतरी की है और ये मान रहे कि चुनौतीपूर्ण समय में भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं, जिसके चलते ये देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 665 के लक्ष्य के लिए। और आखिरी रिपोर्ट है जेएसपीएल पर। यहाँ पर कल जो खबर आती हुई दिखी थी कि जिंदल पावर में जो हिस्सेदारी इन्होंने बेची है, इसके बाद ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि डेट में रिडक्शन देखने को मिलेगा और कंपनी का जो ईएसजी स्कोर है इसमें भी एक इंप्रूवमेंट आएगा। सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 485 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि स्टॉक में ज्यादा तेजी आ गई, 450 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। वहीं मैक्वायरी अगर आप देखें तो ये भी लॉन्ग टर्म को पॉजिटिव मान रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 448 के लक्ष्य के लिए।
ओके, तो ये है वो तमाम रिजल्ट्स जिनके दम पर आज आई हैं रिपोर्ट्स भी, और रिपोर्ट्स के दम पर आज दिखेगा फिर से एक्शन भी। आइए बढ़ाते हैं रिजल्ट के एक्शन को आगे। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्स का। तो आइए शुरुआत लार्ज कैप रिजल्ट्स के साथ की जाए। निफ्टी की 3 कंपनियां एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और ब्रिटानिया, इन 3 ने बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए हैं। पहले इन तीनों नतीजों का विश्लेषण सुन लेते हैं। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बताइए। Good morning, sir. Axis Bank clearly, sir, was very, very good numbers. After ICICI Bank, I think, अगर आप इसमें एक ही नंबर देखना चाहते हो, सर, तो आप वॉच लिस्ट देखिए। तो वॉच लिस्ट ICICI बैंक का भी कम हुआ, वॉच लिस्ट एक्सिस बैंक का भी कम हुआ क्वार्टर क्वार्टर। तो वॉच लिस्ट 10% नीचे था। इसका मतलब सिंपल है, सर, कि और स्ट्रेस नहीं देख रहे हैं जो सिस्टम में आएगा, तो विच इज अ गुड थिंग। अगर आप लोन ग्रोथ देखें तो लोन ग्रोथ हो रहा है, तो लोन ग्रोथ 7% क्वार्टर क्वार्टर गया, जो सिमिलर था आईसीआईसीआई बैंक की तरह, तो वो भी अच्छा था। प्रॉफिट नंबर्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, सर, आई थिंक, विच इज 21 क्वार्टर्स हाई। ग्रॉस एनपीए, स्लिपेजेस, एवरीथिंग इज लोअर, सो ग्रोथ आया, वॉच लिस्ट कम है, एसेट क्वालिटी अच्छा है, और वैल्यूएशन रीजनेबल है, सर, इस बैंक के अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, तो मैं बजाज फाइनेंस पे आता हूँ, सर। बजाज फाइनेंस की कमेंट्री बहुत अच्छी थी, रिजल्ट्स इन लाइन थे, बट आई थिंक कमेंट्री वाज वेरी गुड। जब भी हम उनको सुनते हैं तो ये लगता है कि वो 24-25% बिजनेस ग्रोथ करेंगे। तो वो चीजें थी। स्ट्रेस नहीं है सिस्टम में, क्रेडिट कॉस्ट उनकी 1.5-1.7% रहेगी। सो उन्होंने प्रोविजंस ऑलरेडी बना चुके हैं। नंबर्स एसेट क्वालिटी वाइज देखें तो अच्छे थे। सो बजाज फाइनेंस में आफ्टर दैट इसका एसबीआई कार्ड का नंबर आया था ना, सर, तो उसके बाद ये डर था कि कहीं कंज्यूमर साइड पे, कंजम्पशन साइड पे कुछ और चीज ना आ जाए, नेगेटिव साइड ना आ जाए। सो बजाज फाइनेंस में आज से कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आया, वही बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बजाज फाइनेंस में। और एक बर्नस्टीन होगा, सर, आपको याद होगा, जिन्होंने बहुत बेयरिश रिपोर्ट निकाली थी, कुछ 1500-1600 का टारगेट निकाला था। आज उनका रिपोर्ट आया, कुछ 7240 का टारगेट कर दिया उन लोगों ने ऑन बजाज फाइनेंस। ब्रिटानिया कंजम्पशन इज फेसिंग हेडविंड, सर। मार्जिन मिस था, बड़ा मार्जिन मिस था, 18% एक्सपेक्टेड था, 16% आया। वॉल्यूम इन लाइन है, बट बिकॉज की रॉ मटेरियल, जो भी सारे के सारे एग्री रॉ मटेरियल है, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसके कारण मार्जिन्स नीचे थे। सो आई विल क्लियरली प्लेस एक्सिस बैंक ऑन द हाईएस्ट साइड, फॉलोड बाय बजाज फाइनेंस, देन ब्रिटानिया। ठीक बात है। तो ये निफ्टी की 3 कंपनियां जिसमें सबसे शानदार नतीजे हैं एक्सिस बैंक के। लेकिन वायदा कारोबार की कुछ बेहतरीन मिड कैप कंपनियों के भी रिजल्ट्स आए हैं। टीवीएस मोटर्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ, इन्होंने, और यूबीएल, ये 4 कंपनियां थी वायदा कारोबार की जिनके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए। इन पर अपनी राय दीजिए। सर, एक ही नंबर है, जो ये 4-5 नाम लिए आपने, वो टीवीएस मोटर्स। फॉर मी इट वाज वाओ रिजल्ट्स। पता नहीं कितने टाइम के बाद देखा, सर, मैंने वो डबल डिजिट मार्जिन आया। सेल्स, एबिटा, पीबीटी, पैट, इट वाज द हाईएस्ट एवर इन अ क्वार्टर व्हिच दिस कंपनी रिकॉर्डेड। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सर, मगर ये कम से कम 20 से 25% हायर है जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट किया था। तो अगर एक नंबर आपको नॉन निफ्टी में देखना है तो ये टीवीएस मोटर्स है, जिसके नंबर्स बहुत बहुत अच्छे हैं। ये सस्ता स्टॉक नहीं है, सर, बट ये हमेशा से महंगा रहा है। बहुत सारे अपग्रेड्स भी आए हैं इस पे। आज सुबह जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ऑनेस्टली, सर, एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन लाइफ नंबर्स वर इन लाइन। निप्पॉन लाइफ के थोड़े से नंबर बेटर थे एचडीएफसी एएमसी से। एचडीएफसी एएमसी वाज कंप्लीटली म्यूटेड क्वार्टर क्वार्टर। इनकम 4% ऊपर, पैट 10-12% नीचे था। ऑनेस्टली, सर, ट्रिगर्स नहीं है अभी एएमसी में, इन दैट इंडस्ट्री पर से, उसकी बाद में कभी बात कर सकते हैं, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग ग्रेट इन एचडीएफसी, एएमसी एंड निप्पॉन लाइफ। निप्पॉन का प्रॉफिट आपको 20% नीचे दिखेगा, बिकॉज उसका कोई अदर इनकम है, वो 54% नीचे है। अदरवाइज नंबर्स वर इन लाइन। यूबीएल, सर, आपको अगर नंबर्स देखेंगे वाई एंड वाई, क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा जंप दिखेगा, बट अगर देखा जाए तो ये जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे स्ट्रीट पे, वो इन लाइन रहा है। तो यूबीएल में भी कुछ तोड़फोड़ नहीं हुआ। पैट इंपैक्ट हुआ है, सर, बिकॉज कुछ 60-62 करोड़ का उसमें कुछ इंपेयरमेंट लॉस था ऑन प्लांट एंड प्रॉपर्टी और कुछ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो प्रॉफिट का नंबर थोड़ा सा आपको नीचे दिखेगा, बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन ऑफ, but otherwise in line. So clearly one number which stands out is TVS Motors. ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन नतीजे मिड कैप कंपनियों के जो ज्यादातर अच्छी की तरफ है। बाकी कैश मार्केट के कौन से रिजल्ट्स हैं रडार पर? सर, मेरे ख्याल में एक नंबर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट वो मार्केट आज में आ चुका था, सर, वो एक डिस्क्लेमर है, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स। आई थिंक ये कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 क्वार्टर से अच्छा कर रहा है, और ये भी जरूरी है, सर, कि लॉजिस्टिक स्पेस बहुत टाइम के बाद अच्छी कर रही है।
तो अगर आप नंबर क्वार्टर ही देखेंगे तो आपको नंबर्स 33 करोड़ से 40 करोड़ का प्रॉफिट, 11% सेल्स ऊपर है। रेल सेगमेंट का जो वॉल्यूम है वो 16% ऊपर है। एबिटा पर टीईओ 10% क्वार्टर ऊपर है। तो ये नंबर इन द स्पेस ऑफ लॉजिस्टिक्स वाज वेरी गुड। ग्लोबली ऑल्सो सर एक यूपीएल के नंबर्स आए तो उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। सो एक ये सेगमेंट है। अदरवाइज सर छोटे कंपनीज हैं, बाकी छोटे कंपनीज नहीं, बाकी कुछ और कंपनीज है जैसे हेडसन एग्रो हुआ, मैसूबिस हुआ, नंबर्स बहुत ही ओकेश थे। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। कोई कुछ तोड़फोड़ नहीं आया। आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड अबाउट वेसुवियस बिकॉज वेसुवियस, अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड कि इस बार नंबर्स अच्छे आएंगे, बट नथिंग ग्रेट केम इन देयर। एबिटा 5% क्वार्टर नीचे था उसका। ओके, तो ये है वो तमाम रिजल्ट्स जिन पर आपको रखना है फोकस। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये रिजल्ट एनालिसिस हमारे दर्शकों को देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात करने का वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से, और वक्त है पिक ऑफ द डे का। शुभम जी, सुप्रभात, करिए शुभ शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो आज का जो मेरा पिक है वो खलदारी के राय है एचडीएफसी लिमिटेड पे। और अगर हम पूरे के पूरे फाइनेंस सेक्टर को देखें तो मुझे लगता है कि पूरा फाइनेंस सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला है, और स्पेशली बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स में भी काफ़ी लॉन्ग एडिशंस देखने को मिले थे। एचडीएफसी लिमिटेड को अगर हम देखें तो एक यहाँ पे गिरावट, पहले जब बाजार एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था तब हमें गिरावट देखने को मिला, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में लॉन्ग एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आज फ्यूचर में खरीदारी की राय है, बिकॉज ऑप्शन नेक्स्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्यूचर्स में एक लॉन्ग ट्रेड बनाए, और यहाँ पे लक्ष्य होगा 2580 रुपये का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2485 रुपये पे। तो एचडीएफसी लिमिटेड पे खरीदारी कराए। ओके, 2485 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स खरीदने। फ्यूचर्स भी मेरे ख्याल से 2518 का इस वक्त कैश में दाम है, तो फ्यूचर्स उसके आसपास ही होने चाहिए। 2520 के आसपास का फ्यूचर्स का दाम होना चाहिए। ज्यादा प्रीमियम होगी नहीं, कल एक्सपायरी होने वाली है, तो उस लिहाज से ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे। खरीदारी के न्याय 2523, ये है आपके लिए लेवल्स फ्यूचर्स के। आइए बढ़ते आगे और विश्वेश जी से लेते हैं उनका आज का पिक। विश्वेश जी, सुप्रभात, बताएं सर क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लगता है कि जो वरिंदर जी ने कहा वो भी मैं एग्री करता हूँ, और मेरे रडार पे कल भी था टीवीएस मोटर, बट रिजल्ट था इसलिए मैंने टच नहीं किया था। मुझे लगता है टीवीएस मोटर खरीदना चाहिए यहाँ पे 567.80 का क्लोज है फ्यूचर में। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन 558 मतलब 10 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। इंट्राडे टारगेट मेरे हिसाब से 593 होना चाहिए। 593 एक हर्डल है, अगर वहाँ से वापस पुल बैक मिलके 580 की रेंज में मिलता है तो मुझे लगता है फिर और बाय करना चाहिए। इवेंचुअली मुझे लगता है 620 की ओर जा सकता है टीवीएस मोटर। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त टीवीएस मोटर्स पर विश्वेश जी की तरफ से। वागल साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मैं खरीदूंगा डीवीज लैब फार्मा में। अभी वापस एक नई मूव शुरू हुई है, और कल आखिरी घंटे में जो पैटर्न डीवीज लैब ने बनाया है बहुत ही क्लियर और आउटस्टैंडिंग है। क्लियर कट ब्रेकआउट है। मुझे लगता है एक नई मूव की अच्छी नई मूव की शुरुआत है। 3909 का बंद है। 3870 का मेरा 1% स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है आज के दिन में भी, आज और कल में 3996 प्रैक्टिकली 4000 ये स्टॉक होना चाहिए। ओके, 4000 के आसपास के टारगेट के लेकर एक खरीदारी, आप ये है राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से। और सचिन जी, आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे ही दाव लगाना चाहिए। एंड स्पेशली मिड कैप्स में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज अभी वापस रिवाइव हो रहे हैं। सो उसी स्पेस में से मुझे लग रहा है आदित्य बिरला कैपिटल, इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से कल की प्राइस एक्शन इवॉल्व हुई थी, लगभग अगर हम वीकली डेटा देखें तो 7 हफ्तों से एक करेक्टिव रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में थी। एंड जिस तरीके से इसने 116 ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंड किया था ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक काफ़ी कॉन्फिडेंट बेस उस पर्टिकुलर लेवल के आसपास एस्टैब्लिश हो चुका है। इसका RSI कल 50 के ऊपर आ चुका है, तो वहाँ पर एक क्रॉसओवर है और जो इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। सो खरीदारी करने की सलाह है AB कैपिटल इस पर्टिकुलर स्टॉक में 114 के स्टॉप लॉस के साथ 130 के लक्ष्य के।
114 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, ये है आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी करने की राय। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आप क्या खरीदेंगे आज पिक ऑफ द डे के तौर पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो स्टॉक हमको पसंद है आज के लिए वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक की जो कमेंट्री थी कल काफ़ी स्ट्रांग थी। मैनेजमेंट ने कहा है कि रिटेल का जो बुक है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा। थोड़ी चिंता कोविड के कारण थी, लेकिन हमको लग रहा है कि होपफुली कोविड में अगर थोड़ी सी नॉर्मल सी आती है तो जिस प्रकार का ट्रैक्शन है इन्होंने इस क्वार्टर दिखाया है तो काफ़ी अच्छा अपसाइड आ सकता है। इनफैक्ट मीडियम टर्म में हमको 800 रुपये का टारगेट दिख रहा है, लेकिन एकदम नियर टर्म में 720 725 का टारगेट लेके इसको खरीदा जा सकता है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है जो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को भी पसंद है, वो टीवीएस मोटर्स है। मुझे लग रहा है कि साल भर का नज़रिया है अनिल जी, तो इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि बहुत ही शानदार नंबर्स हर पैरामीटर पे कंपनी ने दिखाया और करीबन 670 675 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ये एक अच्छा काउंटर है जहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और साल भर के नज़रिए से अच्छा पैसा बना सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय अविनाश जी की तरफ से एक्सिस बैंक में खरीदारी की। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, खरीदारी का इरादा है और स्टॉक है मेरा गोदावरी पावर एंड इस्पात। इसको पहले भी एल्गो ट्रेड के अंदर 810 के अराउंड रिकमेंड किया था, वो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और अब इसको दोबारा से रिकमेंड कर रहा हूं 903 के टारगेट के लिए। गोदावरी पावर एंड इस्पात पर खरीदारी की राय है। 903 के टारगेट, 840 का स्टॉप लॉस और गोदावरी पावर है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो गोदावरी पावर इंटरेस्टिंग स्टॉक बंसल जी पिक करके लाए हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। पावर स्टॉक्स में हमने थोड़ा एक रिवाइवल जरूर आते हुए देखा है, तो पावर स्टॉक्स पर आप रखिए नजर। पावर ग्रिड की इन्वेट भी आने वाली है तो इस स्पेस पर एक्शन बनते हुए दिखेगा।